सीयूटी 2027 के अंदर फिजिक्स में चाहते हो 250 में से 250 मार्क्स लाना, तो क्या कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हर महीने में मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस देना है जिससे मेरा जो ये स्कोर है उसको मैं इजीली अचीव कर पाऊं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं सीयूटी के एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो बेसिकली ये आप सभी के सामने, लेकिन अगर मैं फिजिक्स स्पेसिफिक जाता हूं तो आप सभी को 60 मिनट में 50 सवाल करने होते हैं और 50 सवाल जो आएंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो यहां पे जैसा नजर आ रहा है 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट होता है, वैसे 50 क्वेश्चंस आप सभी के फिजिक्स में पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और यहां पे सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलती है। यानी कि सिंपल वे में हमें पूरे 50 सवाल करने जिससे हम लोग हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाए। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या है। फिजिक्स अगर स्पेसिफिक में जाता हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि क्लास 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को चलना है और क्लास 12th का जो सिलेबस है वही आप सभी से यहां पे पूछा जाता है, जिसके अंदर टोटल 14 चैप्टर आप सभी को देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, फिफ्थ की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, 6 ईएमआई आप सभी का है, 7th की बात करेंगे तो एसी है, 8th की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, देन 10th में वेव ऑप्टिक्स है, 11th की बात अगर करते हैं तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात हम लोग यहां पे करेंगे, 12th आपका एटम है, 13 न्यूक्लियर, 14 की अगर मैं बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी को यहां पे देखने को मिलती है। तो ये 14 चैप्टर्स हैं जिनको आप सभी को कंप्लीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर ऐसा होता है कि जो डिलीटेड पोर्शन है ना वहां से भी सवाल देखने को मिल जाते हैं, जैसे 2026 में भी देखने को मिले, 2025 में भी देखने को मिले कि यार जैसे मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको अभी सिलेबस बता दूंगा, उससे सवाल पूछ ले गए। वहीं अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं वहां से सवाल पूछ ले गए, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ते टाइम जो पीवाईक्यूज है ना उनको थोड़ा सा देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें कर लेनी है, जिससे एंड मोमेंट में अगर सवाल चेंज होता भी है तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। अब यहां पे अगर देखते हैं तो ये चैप्टर नंबर 1 का अगर हम लोग बात करें 2 को मिला के आप लोगों का क्या यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि बेसिकली चार्ज के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, गॉस लॉ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, देन गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। दूसरे चैप्टर में आप लोग पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, देन हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओम्स लॉ है, इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। देन इसके बाद में आप लोग ईएमएफ है, कॉम्बिनेशन ईएमएफ है जो इसके अलावा हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि यार कहाँ से किस तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आप सभी को यहाँ पे बोला कि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की बात की है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ की बात की है, तो इनकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो केसीएल केवीएल को देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग 4th चैप्टर की बात करते हैं तो 4th चैप्टर का मतलब यूनिट 3 है, जिसके अंदर हम लोग 4th चैप्टर और 5th चैप्टर को रखते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप सभी को वहां पे कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे भाग आगे जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 6 और 7 को आप लोगों ने यूनिट 4 में रखा है, यानी कि ईएमआई और एसी की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे लेंज लॉ है, जो फैराडेज लॉ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इसके अलावा आप ये देखोगे कि एसी जनरेटर है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और देन फिर 7 चैप्टर में आप लोग वहां पे देखोगे कि यार मेरे को बताइए कि भाई अगर मैं सोर्स को कनेक्ट करता हूँ रजिस्टर के साथ, इंडक्टर के साथ, कैपेसिटर के साथ, तो किस तरीके से वहां पे चीजें देखने को मिलती है कि कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। देन ट्रांसफार्मर आप लोग यहाँ पे देखते हो, पावर फैक्टर हुआ, वॉटलेस आप लोगों का करंट हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट करंट है और स्पेक्ट्रम को देखते हो। साथ ही साथ वहां पे आप लोगों के जो स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो आप लोगों की वेव्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे हम लोग जाते हैं, देन ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, फिर हम लोग मतलब बहुत सारे रिफ्रैक्शंस की बात करेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू मिरर इक्वेशन क्या होती है, लेंस इक्वेशन क्या होती है, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इन सारी चीजों को देखेंगे। देन वेव फ्रंट हमारा हुआ, आइगेंस प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रूफ वगैरह है आप सभी का, देन कोहेरेंट और नॉन इनकोहेरेंट की बात
कैसे होती है, वाईडीएससी है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन की अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, लेकिन पोलराइजेशन जो है ना वहां से सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन भी आप सभी को कवर कर लेना है। वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन कवर कर लेना है, ठीक है। देन आप लोग आओगे तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 है, 12 और 13 और 14 ये आप सभी के सारे हैं। यानी कि इसकी अगर बात करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो यहां पे आप तुम देखोगे कि रेक्टिफायर के बाद वाला पार्ट है सारा हटा दिया गया है, ठीक है। और यहां पे आप लोग बात करोगे न्यूक्लियाई के अंदर, तो यहां पे रेडियो एक्टिव डिके है और रेडियो एक्टिविटी है, उसको हटा दिया गया, लेकिन आप सभी से फिर भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। क्लासेस के अंदर मैं वन शॉट भी कराता हूं, उसके अंदर भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बात आ जाती है कि सर मुझे मंथली कैसे आगे बढ़ना है। मंथली सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर महीने में मुझे क्या क्या कवर करना है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आपके लिए मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया। जैसे आप बात करते हैं जून से लेकर अगस्त की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मेन मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग पे, फॉर्मूला नोट्स पे और बेसिक जो एमसीक्यूज हैं मुझे इसके करने हैं। जैसे जून के अंदर मुझे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लेना है, ये याद रख लेना है। इसके एमसीक्यूज कर लेना है, इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेना है और शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है, ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए। फिर जुलाई के अंदर 3rd और 4th चैप्टर आपको करना है और अगस्त के अंदर 5th और 6th चैप्टर आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। अगर इन सबको आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका क्वार्टर का एकदम बढ़िया आपका काम हो जाएगा। 3 महीने में आप ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स कर चुके होंगे। इसके साथ अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इसके पीवाईक्यूज को कर लीजिए, एमसीक्यूज कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने में अगर 2 चैप्टर करने हैं तो यार इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे 15 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो उसके पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, सारी चीजों को आप लोग कर लीजिए जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। अगर मैं बात करूं फेज 2 में, तो एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट आप लोगों की स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। यहां पे आप लोग क्या करोगे, सितंबर के अंदर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे। अक्टूबर के अंदर आप लोग पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे। अब रे ऑप्टिक्स ही अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे मैं क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट 10 लेक्चर लेता हूं। 10 का मतलब क्या हुआ कि 20 घंटे में आपको रे ऑप्टिक्स जो है वो मैं पढ़ाता हूं, इसके साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। इसके बाद में आप लोग नवंबर के अंदर वेव ऑप्टिक्स और ड्यूल नेचर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे कंसेप्ट क्लियरिटी, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज जो आप लोगों का है मास्टरी आपको हासिल करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड वाले हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर सीयूटी स्पेसिफिक आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों को एनी हाउ अपना सिलेबस है उसको नवंबर तक कंप्लीट कर देना है। 3 चैप्टर और हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि हम लोग सीयूटी ओरिएंटेड जा रहे हैं। या फिर आप बोर्ड के हो तो भी आप लोग जानते हो कि यार दिसंबर तक मैं चीजें कर लूं और जनवरी में मैं जाके सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाऊंगा, उससे मेरा काम हो जाएगा रिवीजन और उससे। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे अगर मैं चलता हूं तो यहां पर आप देखोगे कि दिसंबर और जनवरी की अगर मैं बात करता हूं तो दिसंबर के अंदर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 आपको कंप्लीट कर लेना है। और वैसे तो दिसंबर के अंदर ही चैप्टर नंबर 14 भी हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। अब जनवरी में जैसे ही आप लोग आते हो तो फुल रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। अब बोर्ड वाले बच्चे हैं तो इसके बाद में जनवरी से फरवरी के अंदर भी उनका पेपर होगा। हो सकता है कि किसी किसी का मार्च के अंदर भी पेपर जाए, तो मतलब आपके पास पूरा टाइम है। इस ड्यूरेशन में अगर आपका सीयूटी स्पेसिफिक जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहां पे आप सैंपल पेपर्स लगा सकते हो अगर बोर्ड वाले हो। अगर सीयूटी वाले हो तो यहां पे मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम जनवरी तक पहुंचे हैं और जनवरी तक पहुंचने के बाद हमारे पास देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल और देन मई है जिसमें एग्जाम है, यानी कि 3 महीने और है मेरे पास। उन 3 महीने को भी मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में करना है। तो वो 3 महीने में से हमारे जो लास्ट के 2 महीने हैं, अप्रैल और मई की मैं बात कर लेता हूं, तो अप्रैल और मई का जो हमारा प्लान है यही आपको रैंक दिलाएगा, यही आपको बूस्टर साबित होने वाला है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो मेन हमारा काम होगा ना वो डिसिप्लिन के साथ चलने का, स्मार्ट वर्क है, कंसिस्टेंसी, जिससे मैं 250 में से 250 लेके आ पाऊं। तो आप यहां पे देखो इन लास्ट 45 दिन के अंदर मुझे क्या करनी है, अब मुझे यहां पे फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है, सीयूटी ओरिएंटेड मुझे चलना है, डेली का टारगेट डिसाइड करना है, कंसिस्टेंस मेरे को प्रैक्टिस रखनी है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस मुझे रखते हुए आगे चलना है और टॉप परफॉर्मर बनना है कि मेरे को 250 में से 250 का स्कोर है वो अचीव करना है। मैंने आपको ज्यादा बड़ा टास्क नहीं दिया, हर महीने 2 चैप्टर करने के लिए बोला है, तो भाई 2 चैप्टर डिटेल में कर डालो कि भाई एनसीईआरटी भी रीड कर ली, कोई रेफरेंस बुक है उसको भी हमने कर लिया, प्रैक्टिस करनी थी प्रैक्टिस भी हमने कर लिया, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज हमने आपको कवर करानी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहां पे डेली का टारगेट, इसके अंदर क्या कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट डेली लगा सकते हो, नहीं लग रहा है एक तो 2 दिन में एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके अंदर 50 एमसीक्यूज आपको ट्राई करना है हर दिन का, फॉर्मूला रिवाइज करना है, और जो आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसके अंदर जो एरर्स हो रही है उनको एक कॉपी के अंदर लिखते चलो, जिससे लास्ट मोमेंट पे आप लोग उनको एनालिसिस कर पाओ, उसका इजीली उसको क्या कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, जिससे आपको जो दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही थी ना उनका प्रॉब्लम आपके पेपर के ऊपर ना पड़े। तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर रिसोर्सेस क्या होनी चाहिए जिससे मैं अपना 100% दे पाऊं, मैं 200% अपना दे पाऊं, कि मेरे को रिसोर्सेस चाहिए। तो रिसोर्सेस क्या है भैया, तो रिसोर्सेस नंबर 1 आप लोगों के लिए बाइबल है, एनसीईआरटी।
भाई कंप्लीट करनी है। दूसरा, पीवाईक्यूज आप सभी को लगाने हैं। अब एनसीईआरटी के साथ अगर कोई रेफरेंस बुक आप लोग ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जिससे आप लोग एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप लेक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो, जैसा भी आपको आसान लगे वैसा कर सकते हो। पीवाईक्यूज वो आपको कंप्लीट करने हैं। देन इसके बाद में मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट की जब आप लोग यहां पे बात कर रहे हो तो मॉक टेस्ट जो आप लोगों को लगाने, ये मान के चलिए कि हर चैप्टर के, मैं चैप्टर वाइज भी जा सकते हो, टॉपिक वाइज भी जा सकते हो, लेकिन मैं फुल लेंथ की बात करता हूं तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले मुझे 20 से 25 मॉक टेस्ट लगा के जाने, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। ठीक है। इसके बाद में फॉर्मूला नोटबुक है, वो मुझे बना के रखनी है, शॉर्ट नोट्स मुझे बना के रखने हैं। और लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स हैं ये मेरी मदद करने वाले हैं क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट पे एग्जाम से पहले जाने में ये मेरी मदद करेंगे। अगर मैं इन चीजों को कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा और मैं टॉपर की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा, टॉप करने की तरफ। अब सबसे बड़ी ये आती बात कि भैया आपने इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन सर इनको कलेक्ट कैसे करें, कैसे हम लोग अपना काम करें। तो यार देखो, आप सभी के लिए बेस्ट सोल्यूशन भी बता देता हूं। वन स्टॉप सोल्यूशन ये है कि आप अड्डा 24/7 के जो बैचेस हैं उनके साथ जुड़ के भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे लेटेस्ट बैच ये रहा, इसके साथ एक ये होता है महापैक। मैं बोलूंगा कि महापैक प्रो आप सभी को एनरोल करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे उन सभी का एक्सेस आप सभी को मिलेगा। दूसरी बात, अलग से कोई बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। सीयूटी जो डोमेन बुक है वो आपके पास आ जाएंगी, पीवाईक्यूज की बुक आपके पास आ जाएगी। तीसरी चीज, सीयूटी के मॉक टेस्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे, 240 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है। सीयूटी पीवाईक्यूज के मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। यानी कि भैया मेरे कहीं से भी आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक अड्डा 24/7 की ऐप में ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों को जो कूपन कोड यूज करना है वो है Y485। इस कूपन कोड को लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई परेशानी तो इस पर मेल करके हमसे बात कर सकते हैं। अपना नाम और अपना जो डिटेल्स है वो फिल करके भेज दीजिएगा अपने डाउट्स के साथ, जिससे मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊं। अब कैसे एनरोल करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आओ, तो यहां पे अगर मैं एनरोल की बात करता हूं कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे और यहां पे अड्डा 24/7 पे आपको जाना है। पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी साइंस के ऊपर जाना है। जैसे सीयूटी साइंस के ऊपर आएंगे, देखो मैंने आपको बता दिया था कि ये रहा महापैक प्रो है। अगर आप लोग पीसीएम वाले हो तो इसको करें, पीसीबी वाले हो तो इस पे जाएं, और लेटेस्ट बैच है तो ये आप सभी का है। और बिना बुक का चाहिए तो ये आपका महापैक अवेलेबल है, बिना बुक का। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं कोई ये वाला मैं बता देता हूं कि लाइक इस पे आपको जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहां पे आपको एंटर करना है जो मैं कूपन कोड आप सभी को बता रहा हूं। और जो कूपन कोड है वो कौन सा है बेटा, वो है Y485। तो Y485 जैसे ही आप सभी अप्लाई करेंगे तो ये आप सभी को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10,632 में। हो सकता है कि थोड़ा प्राइजेस ऊपर नीचे हो, तो आपको हो सकता है कि बाद में कम में भी दिखे। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। Y485 के थ्रू आप लोग मेरी मेंटोरशिप में आएंगे। पूरे साल भर मैं आप सभी को मेंटोर करने वाला हूं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। तैयारी में अभी जुट जाइए जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। बाय बाय टू ऑल यार सभी को।